नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। बच्चों, आज की क्लास के माध्यम से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के। कल आपका बच्चों पेपर लगा हुआ है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का VB SPU का जो है पेपर लगा हुआ कल बच्चों, जो कि 9 जनवरी को सभी विद्यार्थी इस क्लास को अटेंड करके जाएंगे। मैं आपको बता दूं, मैंने इसकी ऑलरेडी जो है क्लासेज चैप्टर्स करा रखी हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चाहे तो जो है इसके चैप्टर्स क्लासेज देख सकते हैं। एक इसकी क्लास मैंने जो कि मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी उसको भी सोल्व किया है। तो आपको केवल यदि यही मेरी आप कंप्लीट वीडियो आप देख लोगे तो मैं आपको बता दूं, अभी अवध विश्वविद्यालय का पेपर जो कि 13 जनवरी को लगा हुआ है, सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण हमारी क्लास है। तो इसको आपको अटेंड कर लेना इस क्लास को। एक और भी मैंने इसके मॉडल पेपर एक और भी मैंने सोल्व किया है, उसको भी देख सकते हैं आप। कोई यदि एक ही आप मॉडल पेपर मेरा देख के जाओगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका 90 से लेकर के 95 या फिर पूरा का पूरा 75 का 75 नंबर पेपर 100% आपका इन्हीं से आपका सोल्व हो जाएगा। अन्य कोई भी क्लास आपको लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता जो है नहीं पड़ेगी। मैं इस चैनल पर बीए की समस्त क्लासें कराता हूं, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट रहा हो। ऑल सब्जेक्ट की क्लासें हमारी कंप्लीट हैं, चैप्टर्स क्लासें करा रखी हैं, मॉडल पेपरों को मैंने सोल्व करवा रखा है। तो आप जाकर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में अपना जो भी कोर्स कर रहे हो, मतलब जो भी अपना सेमेस्टर हो और जो भी आपके सब्जेक्ट हो, उसके अकॉर्डिंग जाकर आप जो है सारी क्लासें आप ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और साथ में चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरा कोई भी जब न्यू वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। ठीक है। पेपर आपका पूर्वांचल विश्वविद्यालय का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस आपका नहीं रहेगा। 2 घंटा बच्चों आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का जो है आयोजित होगा। ये पेपर आपका सोशियोलॉजी का है, समाजशास्त्र का। इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। पेपर का आपका नेम है, पेपर का आपका टाइटल है। ठीक है, चलेगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व करूंगा। बच्चों, पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। सेक्शन ए में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, 10 क्वेश्चन आपके आएंगे सेक्शन ए में, जो कि करने को। तो सेक्शन ए के जो आपको प्रश्न पता हो उनको कर लेना है, जो आपको प्रश्न नहीं पता है तो उनको जो है शुरुआत में नहीं करना है। आपको सेक्शन बी वाला सोल्व कर लेना है, सेक्शन सी वाला सोल्व कर लेना है, फिर लास्ट में आपको सेक्शन सी जो ए वाले क्वेश्चन आपको जो नहीं पता थे लास्ट में उनको भी बना बना कर करना है। क्योंकि सेक्शन ए में बच्चों जो कि 10 क्वेश्चन आपके हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है, कोई भी इसमें आपका एक्स्ट्रा प्रश्न जो है नहीं रहता है। ठीक है, चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला इसमें जो क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र की परिभाषा बच्चों क्या है, जो कि पेपर आपका सोशियोलॉजी का है, समाजशास्त्र का है। तो समाजशास्त्र क्या है, उसके बाद है एसोसिएशन क्या है, जिसको हम समिति कहते हैं। ये क्या है, दोनों क्वेश्चनों का आंसर हम यहाँ से देखेंगे। हम इसके साथ में आंसर भी लेके आए हुए हैं बच्चों, आपको कहीं पर भी जो इसके आंसर की भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह हमारी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास है। तो सबसे पहले बच्चों, समाजशास्त्र क्या है आपको बताना है। तो समाजशास्त्र की परिभाषा से समझेंगे। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है और सामाजिक संबंधों के विवेचन के लिए सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक मूल्यों के अध्ययन को आवश्यक माना जाता है। वस्तुतः समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु सामाजिक संबंध ही है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। ये समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बच्चों बना हुआ है, समाज, दूसरा है शास्त्र। मतलब जो है समाज मतलब होता है जिसमें हम सब लोग रहते हैं, और साइंस मतलब होता है, शास्त्र मतलब होता है उसका अध्ययन, जैसे कि हम लोग समाज में कैसे रहते हैं, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसी का जो अध्ययन है इसी को हम समाजशास्त्र कहते हैं। बहुत सारे विद्वान हैं इसकी परिभाषा को अपने अपने शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे कि गिडिंग्स महोदय लिखते हैं कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का व्यवस्थित वर्णन है और जो है व्याख्या है। समाजशास्त्र क्या है, ये समग्र रूप से मतलब ये संपूर्ण रूप से समाज का ही व्यवस्थित वर्णन है। मतलब समाज जो है कैसे बना हुआ है, उसमें कैसे जो अंतःक्रिया होती है, कैसे एक दूसरे के साथ लोग जो है बातचीत करते हैं, कैसे परस्पर एक दूसरे का जो है अंतःक्रिया करके एक दूसरे की जो है कह सकते हो साथ देते हैं। तो इस तरह से जो क्रियाएं होती हैं समाज में, और इसी हम समाज के अध्ययन को, इसी को हम समाजशास्त्र कहते हैं। फिर यहाँ से मैकेरम पेज महोदय लिखते हैं कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। ठीक है, तो स्पष्टता जो है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के संदर्भ में मानवीय संबंधों, उसके स्वरूपों
और उसके कार्य, मतलब जो है मनुष्य जो भी कार्य करता है, जो भी घटनाएं होती हैं समाज में, इन सभी का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, इसी को भैया हम समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, कोई भी आपको रट्टा नहीं मारनी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि समिति क्या है, जिसको हम एसोसिएशन कहते हैं इंग्लिश में। समिति क्या है बच्चों? जब कुछ व्यक्ति संगठित होकर, मतलब जो इकट्ठे होकर, संगठित होकर और संगठित रूप से सोच विचार कर एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपस में मिलकर संगठन को जन्म देते हैं, तो उस समूह या संगठन को हम भैया समिति कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग जो है, मान लो कोई कार्य करना है, अभी जो है कोई, जैसे कि गांव में कोई कार्य रहता है कि ये जो है सड़क बननी चाहिए, तो या फिर जो है विधायक वगैरह के पास जो है कुछ लोग जाते हैं गांव के कि ये मेरी जो है ये सड़क बननी चाहिए। तो इस तरह से किसी एक उद्देश्य के लिए, अभी कुछ उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब कुछ लोग या फिर संगठित कुछ लोग या फिर दो या फिर दो से अधिक लोग, इसमें अधिक लोगों को होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी कार्य जो है बिना संगठित हुए नहीं संपन्न होता है। तो जब कुछ व्यक्ति संगठित होकर एक जो है सोच विचार कर एक संगठन का जन्म देते हैं, किसी चीज की जो है उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि हमको ये कार्य जो है करना है, सब लोग जो है आपस में मिलकर जो है एक संगठन का निर्माण करते हैं। तो जो संगठन बनाते हैं उसी समूह को हम संगठन कहते हैं भैया, उसी हम जो है समूह को हम संगठन कहते हैं। इतने से परिभाषा आपको लिखना है। फिर यहाँ से मैकेरम पेज ने इसकी परिभाषा को स्पष्ट करते हुए समिति को लिखे हैं कि सामान्य रूप से किसी एक हित या कुछ हितों की प्राप्ति के लिए निर्मित जो संगठन होता है, मतलब किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कोई जब एक समूह बनाते हैं सब लोग मिलकर, तो उसी समूह को निर्मित जो संगठन है उसी को हम भैया हम समिति कहते हैं। फिर यहाँ से बोगार्ट्स महोदय लिखते हैं कि समिति प्रायः किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना, इसी को हम समिति कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है भैया, मतलब जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब लोग मिलकर जब कोई कार्य करते हैं, मिलकर एक जो है कह सकते हो समूह का एक गठन करते हैं, उसी को भैया हम संगठन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो कि समुदाय से क्या आशय है बच्चों, कम्युनिटी क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। फिर है जो कि नातेदारी क्या है। हम ऐसे दोनों क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले समुदाय क्या है इसको समझो। समुदाय एक जो है समाज जिसका निवास एक निश्चित भूभाग पर होता है, मतलब जो है समाज जो होता है उसका निवास कहाँ होता है, एक निश्चित भूभाग पर होता है। तो एक समाज जिसका निवास जो है एक निश्चित भूभाग पर होता है उसी को हम भैया समुदाय कहलाता है, समुदाय कहते हैं। यहाँ से मैकेरम पेज भी इसकी परिभाषा को स्पष्ट किए हैं। ये कहते हैं जिस किसी स्थान पर एक छोटे अथवा बड़े समूह के सदस्य एक स्थान पर रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर के सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं अपने, तो उस समूह को हम भैया समुदाय कहते हैं। और फिर यहाँ से बोगार्ट्स महोदय लिखते हैं कि समुदाय एक सामाजिक समूह होता है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना हो, जो निश्चित भूभाग पर रहता हो, मतलब निश्चित एक जगह पर रहता हो, उसी को हम भैया क्या कहते हैं, उसी को हम जो है समुदाय कहते हैं। अब समुदाय की जो है धारणा के तीन तत्व जो है माने जाते हैं। एक है निश्चित भूभाग, इसमें होता है। दूसरा है सामुदायिक भावना, इसमें होती है लोगों के प्रति। फिर है जीवन की संपूर्ण त्याग, इसके तीन जो है तत्व होते हैं। अगला फिर इसमें बच्चों क्वेश्चन है कि नातेदारी क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो नातेदारी की परिभाषा को बहुत सारे विद्वानों ने स्पष्ट किया है, जैसे कि मदन ने लिखते हैं कि सभी समाजों में मनुष्य जो विभिन्न प्रकार के बंधनों से समूह में बंधे होते हैं, और इन बंधनों में सबसे अधिक जो सार्वभौम और सबसे अधिक जो मौलिक वह बंधन है जो कि संतान उत्पत्ति पर आधारित है, जो कि आंतरिक मानव प्रेरणा, जो आंतरिक जो है मानव प्रेरणा है, उसी को हम नातेदारी कहते हैं। मतलब जो है नातेदारी क्या होते हैं, आपके सगे संबंधी, आपके जो कि कह सकते हो आपके बच्चे, आपका जो है जैसे कि शादी विवाह से नातेदारी बनती है, बढ़ती है। तो इस तरह से जो कि नातेदारी का जो है निर्माण होता है। यदि हम मानव शास्त्रीय शब्दकोश के अनुसार देखें तो नातेदारी व्यवस्था में समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त उन संबंधों को गिना जा सकता है जो अनुमानित रक्त संबंधों पर आधारित हो। मतलब जो है
नातेदारी क्या है? नातेदारी जो है वो सभी लोग हैं जो रक्त से संबंधित हैं। कुछ जो है नातेदारी जो कि शादी करके जैसे कि करते हैं तो वहां से रिश्तेदारी बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से नातेदारी का जो है निर्माण होता है। चलेगा अगला देखो, और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि नातेदारी व्यवस्था जैविक जाल का एक स्वरूप है। नातेदारी के कई सारे प्रकार होते हैं। एक होता है जिससे कि रक्त संबंधी नातेदार होते हैं, विवाह संबंधी नातेदार होते हैं, और जो कल्पित नातेदार भी होते हैं, ठीक है। चलेगा, और भी यहाँ से इसकी परिभाषा और भी लिखा हुआ नातेदार की कि समाज के द्वारा स्वीकृत वे संबंध जो अनुमानित या चाहे रक्त संबंध पर आधारित हो, उसी को भैया हम नातेदारी कहते हैं। नातेदारी सामाजिक उद्देश्य के लिए स्वीकृत वंश संबंध है या सामाजिक संबंधों पर पारंपरिक आधार है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। चलेगा, अब नातेदारी के हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि नातेदारी के प्रकार, तो रक्त संबंधी नातेदार, विवाह संबंधी नातेदार। तो रक्त संबंधी जो नातेदार भैया होते हैं इसमें माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा बुआ, नाना नानी, मामा वगैरह सब इसमें होते हैं। जबकि विवाह संबंधी कौन होते हैं? जैसे कि पति पत्नी, और जो है पति के पिता, उसकी माता, जो है भाई बहन, भाइयों की जो है पत्नी, बहनों के पति, ये सभी जो है इसमें विवाह संबंधी नातेदार आपके होते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन है कि कल्चर क्या है बच्चों, संस्कृति क्या है, और सहयोग क्या है, कोऑपरेशन। ये दोनों क्वेश्चन क्या में बनेंगे? तो कल्चर को समझिएगा बच्चों। मैं आपको पुनः बता दूं, ये पेपर यदि आप कंप्लीट इन सभी क्वेश्चनों को देख के जाओगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 100% कि आपका 90 से 95% या फिर पूरा का पूरा 75 के 75 क्वेश्चन आपके यही आपके बनेंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके पेपर में कल के। देखो संस्कृत क्या है, तो समाज शास्त्रीय अर्थ में संस्कृत को समाज की धरोहर या सामाजिक विरासत माना गया है, और समाज के द्वारा निर्मित भौतिक और अभौतिक पक्षों को संस्कृत में जो सम्मिलित करते हुए रॉबर्ट बीयरस्टॉड लिखते हैं कि संस्कृत वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं, और समाज के सदस्य के होने के नाते अपने हम पास रखते हैं। इसी को हम संस्कृत कहते हैं। यहाँ से फिर बोगार्ट्स महोदय लिखते हैं कि संस्कृत जो है किसी समूह के कार्य करने और सीखने की समस्त विधियों को जो है हम क्या कहते हैं? संस्कृत कहते हैं। फिर यहाँ से मेलेनोवास्की जी लिखते हैं कि संस्कृत जो है मानव का हस्त उद्योग है तथा वह साधन है जिससे हम अपने साध्यों को प्राप्त करते हैं। इसी को हम संस्कृत कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि सहयोग क्या है बच्चों, कोऑपरेशन क्या है। तो सहयोग जो कि सामाजिक प्रक्रियाओं में सहयोग का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सहयोग जो है सामाजिक जीवन का एक मूलभूत आधार है, और इसके अभाव से मतलब इसकी कमी से सामाजिक जीवन, सामूहिक जीवन, समाज और राष्ट्र की कल्पना जो है नहीं की जा सकती बच्चों। सहयोग के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं को की पूर्ति कर सकता है, और बिना सहयोग के देश और समाज कभी भी उन्नत नहीं कर सकता है। सहयोग को हम पारिवारिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में समान रूप से देख सकते हैं। सहयोग के अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर ग्रीन का कथन है कि सहयोग जो है बच्चों दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी कार्य को करने या किसी जो है समान इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला निरंतर जो प्रयास होता है, जो प्रयत्न होता है, इसी को भैया हम सहयोग कहते हैं, ठीक है। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। अगला भी क्वेश्चन देखो कि प्रदत्त जो है परिस्थिति क्या है बच्चों, आपको बताना है। उसके बाद है जनरीति क्या है। चलेगा, तो यहाँ से सबसे पहले परिस्थिति क्या है इसको समझ लीजिए। तो परिस्थिति क्या है बच्चों, परिस्थिति को हम इंग्लिश में स्टेटस कहते हैं। स्टेटस क्या है? तो परिस्थिति जो है व्यक्ति के समूह अथवा समाज में पद का सूचक है। पद का सूचक मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि आपका समाज में पद क्या है, जैसे कि आप जो है इस समय आपका जो पद है, आप जो है विद्यार्थी हैं समाज के नज़र से, हम क्या है, हम टीचर हैं, आपको पढ़ाते हैं, तो हमारा पद समाज के नज़रिए से हम टीचर हैं, आप क्या हैं, आप विद्यार्थी हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि आपका समाज में स्टेटस क्या है, आपकी स्थिति क्या है। जैसे कि कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ लोग पुलिस हैं, तो समाज में जो स्टेटस है, जो उन्होंने जो है स्थिति अपनी जो कि उपलब्धि कर रखी है, उसी को हम परिस्थिति कहते हैं। मतलब परिस्थिति क्या है, व्यक्ति के समूह अथवा समाज में पद का सूचक है, या जो है पद या तो व्यक्ति को समाज के द्वारा स्वतः प्रदान किया जाता है,
या जो है व्यक्ति स्वतः अपनी योग्यता के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा समाज में जो है पद प्राप्त करता है, इसी को हम परिस्थिति कहते हैं। यहाँ से लिंटन महोदय लिखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति जो है कहा जाता है। यहाँ से फिर आग वर्ण लिखते हैं कि समूह में या दूसरे के साथ संबंधों के क्रम में एक व्यक्ति जो स्थान है, जो स्थान व्यक्ति का, वही उसकी जो है सामाजिक परिस्थिति होती है। रॉबर्ट बी रिसेल लिखते हैं कि जो समाज है ये सामाजिक परिस्थितियों का जाल ही है, ये लिखते हैं। चलो अगला देखो फिर इसमें जो है जो कि प्रदत्त जो है परिस्थिति क्या है पूछा था क्वेश्चन में, तो वह स्थिति जो किसी व्यक्ति को समाज में जन्म या किसी सामाजिक समूह के नियुक्त के जरिए जो है मिलती है। ठीक है, इसी को हम प्रदत्त जो है परिस्थिति कहते हैं। ठीक है, देखो बच्चों परिस्थिति जो है आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रदत्त परिस्थिति, दूसरी होती है अर्जित परिस्थिति। अब प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है बच्चों, देखो अर्जित का वह परिस्थिति होती है, वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करे, सही से पढ़ाई करे, उसकी जॉब लग जाए तो उसका समाज में पद क्या हो जाए, गवर्नमेंट जो नौकरी का हो जाए, तो ये होता है अर्जित परिस्थिति। एक होता है प्रदत्त परिस्थिति, जैसे कि आप बड़े घर में पैदा हो जाओ तो आपका स्टेटस क्या रहेगा, अमीरों की फैमिली में रहेगा, तो ये होता है इसके प्रकार। ठीक है, चलिएगा अगला देखो कि जनरीति क्या है भैया, जब समुदाय के अनेक व्यक्ति, मतलब जब समुदाय के सभी व्यक्ति एक साथ एक ही तरह के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वह एक सामूहिक घटना होती है जिसे हम जनरीति कहते हैं। यह जनरीति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। ठीक है, इतनी परिभाषा आपको लिखना है। उसके बाद है प्रतिस्पर्धा क्या भैया, प्रतिस्पर्धा क्या है, उसके बाद है समाज क्या है, सोसाइटी क्या है बच्चों, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ से प्रतिस्पर्धा क्या है। प्रतिस्पर्धा एक जो कि असहयोगात्मक जो है सामाजिक प्रक्रिया है जो विरोधी व्यवहारों के द्वारा व्यक्तियों को एक दूसरे के उद्देश्य को पराजित करने, अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने को प्रोत्साहन देती है। और प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया में ईर्ष्या, द्वेष, कभी कभी जो शोषण का भाव निहित होने के कारण इसे साधारणतया पृथक्करण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही सम्मिलित जो है किया जाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया में समाज को प्रगति का मार्ग दिखाया है और साधनों को एकाधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों में नवीन प्रेरणा का संचार भी जो है किया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला इसमें जो क्वेश्चन बच्चों है कि हाँ प्रतिस्पर्धा, फिर और यहाँ से दिया हुआ इसकी परिभाषा कि किसी सामान्य लक्ष्य के लिए दो या दो से ज़्यादा पक्षों का प्रयास करना, जैसे कि नौकरी होती है तो इसमें कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, जहाँ एक जो है प्रतिद्वंद्विता है, जहाँ एक पक्ष का फायदा दूसरे पक्ष का नुकसान होता है। प्रतिस्पर्धा जीवों, व्यक्तियों, आर्थिक, सामाजिक समूहों जैसे कई तरह के संस्थानों के बीच जो हो सकता है। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों समाज क्या है आपको बताना है। तो समाज शास्त्र में व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित जो स्वरूप होता है इसी को भैया हम समाज कहते हैं। देखो समाज का जो निर्माण होते हैं कई तरह से होता है, जैसे कि आप जब घर बनवाते हो तो इसमें जो है सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, मोरंग की, और जो है सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, मिस्त्री की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार समाज का निर्माण भी इसी प्रकार से होता है। इसमें परिवार होते हैं, संगठन जो है जन्म लेते हैं, तो इस तरह से सभी को मिलकर एक समाज का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ से गेंडिक्स महोदय लिखते हैं कि समाज जो है स्वयं एक संघ है, एक संगठन है और व्यवहारों का एक योग भी है जिससे सहयोग देने वाले एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसी को हम समाज कहते हैं। फिर मैकेरो लिखते हैं समाज प्रत्येक प्रकार एवं प्रत्येक क्रम में उन संबंधों का समावेश करता है जो मनुष्यों के द्वारा दूसरे सामाजिक प्रणाली से परस्पर स्थापित किए जाते हैं, ये समाज होता है। अब बच्चों समाज की विशेषता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसकी बहुत सारी विशेषता है, जैसे कि समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है और संबंधों में अनुभूति से ही समाज का जन्म होता है। प्रत्येक समाज में समानता अवश्य पाई जाती है, समाज में सहयोग संघर्ष दोनों पाया जाता है। प्रत्येक समाज की अपनी कल्चर होती है, अपनी संस्कृति होती है। प्रत्येक समाज संगठन विघटन का संकुल होता है।
समाज एक सार्वभौमिक अवधारणा है। ये तो इसकी सब भैया क्या है, विशेषता है। उसके बाद देखो यहाँ से सेक्शन आपका 20 स्टार्ट हो गया बच्चों। इसमें हम बात करें यदि क्वेश्चनों को, तो इसमें बच्चों जो है आपको जो है केवल 3 क्वेश्चन आपको केवल जो है अटेम्प्ट करना है, केवल 3 क्वेश्चन। आपके जो है काफ़ी क्वेश्चन इसमें आपके आएंगे, 10-10 नंबर आपके क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर आपका सेक्शन जो है 20 से आपका क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्राकृत के पक्ष में कोई 3 आपको तर्क आपको देना है। उसके बाद है समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, इसकी आपको विवेचना करना है। तो समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्राकृत की 3 यदि हम तर्क की बात करें, तो पहला तर्क है समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, और समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति के जरिए सामाजिक जो है घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्णन करने के साथ साथ उसकी व्याख्या भी जो है की जाती है। उसके बाद है समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति के जरिए आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति के जरिए आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है और उन पर जो है आधारित जो निष्कर्ष हैं वो भी आपके निकाले जाते हैं। उसके बाद है समाजशास्त्र में घटनाओं के कारकों की व्याख्या की जाती है, और समाजशास्त्र में घटनाओं के कारकों की व्याख्या की जाती है और उन पर आधारित जो नियम है, जो सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन भी जो है किया जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद है बच्चों जो कि हाँ, समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। तो ये जो है मैकरम पेज जो है इसको कहे हैं, क्योंकि अपनी जो है किताब इनकी है समाज में सामाजिक संबंधों की व्याख्या की है अपनी पुस्तक में इन्होंने, और उनके मुताबिक समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, जहाँ सामाजिक संबंध हर पल जो है बदलते रहते हैं। समाज में लोगों के बीच आपसी सहमति पर आधारित सामाजिक संबंध होते हैं, और समाज को संबंधों का जाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रीतियों, कार्य प्रणालियों, अधिसत्ता, पारस्परिक सहयोग, कई समूह जो है विभाजन, मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वतंत्रता जो है की व्यवस्था जो है होती है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों कि समिति और जो है संस्था में अंतर क्या है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। फिर है सभ्यता और जो है कल्चर में परस्पर संबंध है, मतलब अंतर। तो समिति और संस्था में अंतर देख लीजिए बच्चों। तो समिति जो है अस्थायी होती है, जबकि संस्था क्या होती है, स्थायी होती है। समिति का जीवन काल जो है संस्था की तुलना में कम होता है। समिति का गठन जो है आमतौर पर किसी संस्था या संगठन के अंदर होता है। समिति में कुछ लोग होते हैं और एक साथ काम करते हैं, जबकि संस्था में कर्मचारी, अधिकारी, कई विभाग इसमें होते हैं। उसके बाद अगला अंतर है समिति का उद्देश्य किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करना होता है, जबकि संस्था का उद्देश्य किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करना होता है। फिर है समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, जबकि संस्था का सदस्य जो है ये व्यक्ति नहीं हो सकता है। उसके बाद है समिति का मूल जो उद्देश्य है सामूहिक विवेक के जरिए किसी समस्या का उत्तम समाधान निकालना होता है, जबकि संस्था जो है नियमों, मानदंडों की एक मानवीय रूप से तैयार एक संरचना होती है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। चलिए अब यहाँ से हाँ, समिति और जो संगठन के जो कि कुछ उदाहरण हैं, तो चयन समिति, आयोजन समिति क्या है, समिति है, जबकि संस्था क्या है, स्कूल, अस्पताल, सरकारी संगठन, ये क्या है, संस्था है। अब यहाँ से अगला जो क्वेश्चन कि सभ्यता और संस्कृति के बीच में अंतर क्या है, तो दोनों ही जो है मानव विकास अंतःक्रिया के उत्पाद हैं, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सभ्यता और कल्चर के बीच में हम अंतर की बात करें तो सभ्यता का संबंध भौतिक विरासत से बच्चों होता है, जबकि जो संस्कृत होती है इसका संबंध जो है संस्कारों से होता है। फिर है सभ्यता जो है मनुष्य का बाहरी आवरण होता है, जबकि संस्कृत क्या है, आंतरिक उसका आवरण होता है। उसके बाद है सभ्यता जो है कला, साहित्य, जीवन पद्धति, वास्तुकला आदि के माध्यम से भौतिक रूप से संस्कृत को ये प्रकट करती है, जबकि संस्कृत क्या है, किसी समाज की नवीन जीवन शैली जैसे कि परंपराएं, मान्यताएं, कला, संगीत, साहित्य का एक समग्र क्या है, रूप है। उसके बाद है संस्कृत जो है समाज के आंतरिक मूल्यों, विश्वासों को दर्शाती है, जबकि और इसमें दिया कि संस्कृत जो है हमारे जीने, सोचने की विधि में हमारी अंतस्वस्थ प्राकृत को भी अभिव्यक्त करती है। और जो संस्कृत है समाज में दूसरे समाज और एक दूसरे देश में जो है बदलती रहती है। सभ्यता और संस्कृत दोनों की पहचान सामूहिक स्मृति के निर्माण में योगदान देती है, और सभ्यता और जो संस्कृत है दोनों ही सामाजिक संस्थाओं, प्रणालियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये निभाती है। ठीक है, उसके बाद है
सहयोग के विभिन्न जो प्रकार है आपको बताना है। फिर है प्रदत्त जो है परिस्थिति, आपको बताना है प्रदत्त परिस्थिति और बच्चों अर्जित जो है परिस्थिति, स्टेटस जो होता है बच्चों इसके बीच में अंतर, तो यहाँ से कराएंगे। सबसे पहले सहयोग क्या है भैया, मैंने आपको इसकी परिभाषा कराई थी कि जब दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलकर काम करते हैं तो इसी को हम सहयोग कहते हैं। सहयोग एक सामाजिक प्रक्रिया है जो किसी समाज में होती है और एक समान लक्ष्य को हासिल करने के लिए किया जाने वाला बुद्धिगत काम होता है। इसके हम प्रकारों की बात करें बच्चों तो प्रत्यक्ष सहयोग, अप्रत्यक्ष सहयोग, टीम सहयोग, क्रॉस फंक्शनल सहयोग, वर्चुअल सहयोग, क्लाउड सहयोग, इसके क्या है सब प्रकार हैं। ठीक है, इसके हम फायदे की बात करें सहयोग की तो सहयोग में जो रचनात्मक नवाचार इससे बढ़ता है और अलग अलग ज्ञान राय के छोटे विचार में जो है बदल जाते हैं। और सहयोग में सहयोग से समाज की क्या है प्रगति होती है और सहयोग से नवाचार समस्या समाधान में जो है मदद मिलती है। सहयोग के लिए नेतृत्व की आवश्यकता नहीं होती है, जरूरी नहीं होता है, हालांकि सहयोग के लिए आपसी सहयोग का होना बहुत ही जरूरी होता है। अब यहाँ से बच्चों कि प्रदत्त जो है परिस्थिति क्या है और अर्जित जो है परिस्थिति क्या है। तो परिस्थिति क्या मैंने आपको बताया है कि समाज में आपका स्टेटस क्या है, अमीर है कि गरीब है, आपका पद क्या है, जैसे कि हम टीचर हैं आप स्टूडेंट हैं तो उनके बीच में अंतर देखेंगे। जो है परिस्थिति के प्रकार हैं दोनों। तो प्रदत्त जो है परिस्थिति क्या है, वह स्थिति होती है जो किसी व्यक्ति को समाज में समाज के अन्य सदस्यों के द्वारा जो है दी जाती है और यह स्थिति जन्म से या किसी सामाजिक समूह में नियुक्ति के जरिए जो है दी जाती है। मतलब जो है प्रदत्त परिस्थिति क्या है, जैसे कि परिवार आपको जो है परिस्थिति दे दे या फिर जिस परिवार में आप पैदा हो जाए अमीर घर में तो अमीर घर के कहलाओगे, तो ये होती है प्रदत्त परिस्थिति। अब अर्जित परिस्थिति क्या है बच्चों, ये जो है वह स्थिति होती है जिसे व्यक्ति अपने निजी प्रयासों से हासिल करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति गरीब था पहले, काफ़ी उसने मेहनत की, अच्छा जो है पढ़ाई की और उसकी जॉब लग जाए तो पहले से अब में जो है स्थिति में बदलाव आ गया है तो इसको हम अर्जित परिस्थिति कहेंगे भैया। ठीक है, इसने अपनी मेहनत से अर्जित की है स्थिति अपनी। यह स्थिति जो है योग्यता, शिक्षा, व्यवसाय के आधार पर मिलती है। अर्जित परिस्थिति किसी व्यक्ति के कौशल, योग्यता, प्रयासों को जो है दर्शाती है। ठीक है, अब यहाँ से एक संस्था के रूप में परिवार के महत्व की आपको विवेचना करना है। उसके बाद है अंतः समूह और बाह्य समूह पर जो होता है इसके बीच में एक संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है कि अंतः समूह क्या है, बाह्य समूह क्या है। ठीक है, चलेगा। तो किसी व्यक्ति के समग्र विकास और बुद्धि में एक संस्था के रूप में परिवार एक अपारग्रह भूमिका जो है निभाता है। किसी व्यक्ति के जीवन में परिवार उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसी व्यक्ति के जीवन में जो परिवार भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि परिवार के द्वारा उसका पालन पोषण होता है किसी व्यक्ति का। ठीक है, और एक परिवार में बच्चे को परिवार के सदस्यों से भावनात्मक मानसिक समर्थन मिलता है और परिवार अपने जो सदस्यों को सामाजिक मान्यता और जो है पहचान जो है प्रदान करता है। उसके बाद है बच्चों कि अंतः समूह और बाह्य समूह के बीच में डिफरेंट क्या अंतर क्या है समझ लीजिए। तो अंतः समूह का मतलब होता है बच्चों कि अपने समूह से जुड़े लोग, अंतः का मतलब होता है अपने समूह से जुड़े लोग। वही जो है बाह्य समूह क्या होता है बच्चों, बाह्य समूह का मतलब होता है कि दूसरे समूह से जुड़े लोग। ठीक है, तो अंतः समूह के सदस्य एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना होती है जबकि बाह्य समूह के प्रति द्वेष, श्रेष्ठता, हीनता की भावना होती है। अंतः समूह के सदस्य अपने समूह के प्रति जो है संलग्न होते हैं, सहानुभूति महसूस करते हैं, जबकि बाह्य समूह के प्रति जो है विषमता, सत्यता की भावना जो होती है। अंतः समूह के सदस्य के बीच एक दूसरे के प्रति सकारात्मक रवैया होता है, विचार होता है, जबकि बाहरी समूह के सदस्य के बीच मतभेदों पर कम जो है ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अगला भी यहाँ से सेक्शन आपका सी आ गया बच्चों। इसमें टोटल बच्चों आपके 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि एक ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी बात है, सभी क्वेश्चन हम कराए दे रहे हैं। 15 नंबर आपका क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन इसमें आपके समाजशास्त्र को परिभाषित करना, इसका विषय क्षेत्र का उल्लेख करना है। दूसरा है कि प्राथमिक समूह से आपका क्या तात्पर्य है, प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह के बीच में डिफरेंट आपको बताना है। तो समाजशास्त्र क्या मैंने शुरुआत में भी बताया था, सामाजिक संबंधों का जाल है। इसमें जो है समाज का हम अध्ययन करते हैं, इसी को हम समाजशास्त्र कहते हैं। तो मैं और पेज लिखते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रिया का उद्देश्यपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, इसी को हम समाजशास्त्र कहते हैं। जॉनसन लिखते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूहों, उनके आंतरिक स्वरूपों, संगठन
के प्रकार और उन जो प्रक्रियाओं का जो संगठन इन स्वरूपों को बनाए रखने, उन्हें परिवर्तित करने का प्रयत्न करती है तथा समूह के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, इसी को हम समाजशास्त्र कहते हैं। मैकेरम पेज लिखते हैं कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से इसके अर्थ की बात करें तो समाजशास्त्र जो है समाज का विज्ञान है। इस शास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से समाज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु जो है सामाजिक संबंध है। सामाजिक संबंधों के अध्ययन के लिए ही समाजशास्त्र का जन्म विकास जो हुआ है। इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। अब यहाँ से प्राथमिक समूह क्या है बच्चों और द्वितीयक समूह क्या है, इनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले प्राथमिक समूह क्या है, तो सर्वप्रथम जो कूले ने प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग किया। उनके अनुसार प्राथमिक समूह से तात्पर्य जो है उन समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने का घनिष्ठ जो है संबंध, सहयोग है और वे अनेक दृष्टिकोणों से प्राथमिक हैं, परंतु मुख्यतः इन कारणों में से कि वे व्यक्ति को सामाजिक प्राकृतिक आदर्शों का निर्माण करने में मौलिक है। तो भैया प्राथमिक समूह क्या है, जिनका आपका जो है घनिष्ठ संबंध है, जिनसे आप रोज मिलते हैं, जिनसे आपका जो है व्यवहार है, जो कि लगातार आप उनसे मिलते हैं, आपकी मुलाकात होती है, इसको हम प्राथमिक समूह कहते हैं। इसमें परोपकार, क्रीड़ा समूह, स्थायी जो है पड़ोसी, तो पड़ोसियों से आप रोज मिलते हो, जैसे कि आप खेलने जाते हो, तो ये सब क्या है, ये प्राथमिक समूह है। उसके बाद आपके द्वितीयक समूह है। तो द्वितीयक समूह जो वे होते हैं, वे समूह है जिसमें घनिष्ठता का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, जिसमें घनिष्ठता नहीं पाई जाती है और उसमें जो है परोक्ष संबंध होते हैं और इस समूहों का मानव जीवन में दूसरा स्थान है। चार्ल्स कूले लिखते हैं कि द्वितीयक समूह ऐसे समूह है जो कि घनिष्ठता रहित हैं, जिसमें घनिष्ठता नहीं पाई जाती है। इसमें प्रायः अधिकतर प्राथमिक और अर्ध प्राथमिक विशेषता का अभाव रहता है। फिर यहाँ से डेविस लिखते हैं कि द्वितीयक समूहों का आकार इतना बड़ा होता है कि इससे कोई भी दो सदस्य ना तो एक दूसरे को घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। मतलब इसमें क्या है, व्यक्ति एक दूसरे को सही से नहीं जान रहा होता। जैसे कि आप जो है मान लो आप पास के डॉक्टर को आप जान रहे हो, फिर तो जो है डॉक्टर के पास आपका ज़्यादा आना जाना नहीं रहता है, तो इसको हम द्वितीयक समूह कहते हैं। जिससे आप रोज मिलते हो, जिससे आपकी रोज मुलाकात होती, बातचीत होती, उसको हम प्राथमिक समूह कहते हैं। जिससे कभी कभी मुलाकात होती है, ठीक है, उसको भैया हम क्या कहते हैं, उसको हम द्वितीयक समूह कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज इसमें लिखा हुआ है। फिर संक्षेप में हम कहें तो द्वितीयक समूह वे हैं जिसमें सदस्यों के बीच अव्यक्तित्व संबंध पाए जाते हैं और व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को जानना आवश्यक नहीं होता है। ऐसे सदस्यों में शारीरिक निकटता की भी अनिवार्य नहीं है। इन समूह के संबंध औपचारिक, विशिष्ट और हस्तांतरणीय होते हैं। उसके बाद बच्चों प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर क्या है, तो आकार के हम अंतर की बात करें तो प्राथमिक समूह भैया जो है छोटा होता है, जबकि द्वितीयक समूह क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि आप जो है बहुत जो आप जान रहे हो लोगों को तो बहुत कम मात्रा है, क्योंकि आप ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिसको हम नहीं जान रहे हो, तो मतलब जानने वालों की संख्या कितनी है, कम है, और ना जानने वालों की संख्या बहुत है। फिर है सदस्यों के बीच संबंध। तो प्राथमिक समूह के सदस्य के बीच में व्यक्तिगत संबंध होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह के बीच में जो है सदस्यों के बीच अव्यक्तित्व जो है संबंध होते हैं। आधार की हम बात करें तो प्राथमिक समूह जो है नैतिकता, मानव आत्मा पर जो है आधारित होते हैं, जबकि द्वितीयक जो समूह होते हैं नियम कानून पर आधारित होते हैं। उसके बाद है सदस्य के मिलने का तरीका। तो प्राथमिक समूह के सदस्य जो है व्यक्ति के रूप में मिलते हैं, जबकि द्वितीयक समूह के सदस्य जो होते हैं प्रतिनिधित्व या भी जो है कर्मचारी के रूप में मिलते हैं। उसके बाद है दिखावा और जो है बनावटीपन। तो प्राथमिक समूह में दिखावा और बनावटीपन कम होता है, जबकि द्वितीयक समूह में ज्यादा होता है। उद्देश्य की हम बात करें तो प्राथमिक जो समूह के सदस्य होते हैं इनके उद्देश्य जो है समान होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह के जो सदस्य होते हैं इनके उद्देश्य क्या है, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसके बाद यदि हम आत्मनिर्भरता की बात करें तो प्राथमिक समूह के जो सदस्य होते हैं समूह पर निर्भर रहते हैं, जबकि द्वितीयक समूह जो होते हैं ये सदस्य आत्मनिर्भर होते हैं। तो प्राथमिक समूह के हम उदाहरण की बात करें, इसमें परिवार, बचपन के मित्र, जबकि द्वितीयक समूह के जो उदाहरण बच्चों रेलवे स्टेशन का इंतजार कर रहे यात्री, तो ये होते हैं द्वितीयक समूह के उदाहरण। ठीक है, इसमें फिर लास्ट में और क्वेश्चन है, संस्कृत की परिभाषा आपको देना है और भौतिक और अभौतिक कल्चर क्या है, संस्कृत क्या है, इसका आपको परिभाषा स्पष्ट करना, अंतर इसके बीच में। फिर है समुदाय की परिभाषा, समाज और समुदाय के बीच में अंतर। हम दोनों क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे लास्ट के। तो संस्कृत क्या है, इसकी परिभाषा मैंने आपको कराई थी कि समाज शास्त्रीय अर्थ में संस्कृत को जो है समाज के धरोहर, सामाजिक विरासत जो है माना गया है और समाज के
समाज द्वारा निर्मित भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों को संस्कृत में सम्मिलित करते हुए रॉबर्ट बी स्टील लिखते हैं कि संस्कृत क्या है। संस्कृत जो है वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित है जिन पर हम विचार करते हैं, हम कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते हम अपने पास रखते हैं। इसी को हम जो है कल्चर कहते हैं, संस्कृत कहते हैं। बोगार्ट्स महोदय लिखते हैं कि संस्कृत जो है किसी समूह के कार्य करने सीखने की समस्त विधियों को हम कल्चर कहते हैं। इनकी भी परिभाषा एकदम सही है। फिर यहाँ से मेलोनोवास्की लिखते हैं कि संस्कृत जो है मानव का हस्त उद्योग है और वह साधन है जिससे हम जो अपने साध्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह सबको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों और भी कल्चर की परिभाषाएं हैं, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ से भौतिक और अभौतिक जो कल्चर, इसके बीच में अंतर देख लीजिए। तो भौतिक संस्कृत के अंतर्गत जो है, भौतिक संस्कृत के अंतर्गत मनुष्य द्वारा निर्मित हुए सभी वस्तुएं आ जाती है जिनका उनकी उपयोगिता द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। जबकि अभौतिक संस्कृत क्या है, इसका संबंध मूल्यों, विचारों और ज्ञान से होता है। फिर इसके बीच में दूसरा अंतर है कि भौतिक संस्कृत का संबंध व्यक्ति की बाहरी दशा से होता है, जबकि अभौतिक जो कल्चर होता है इसका संबंध है व्यक्ति की आंतरिक जो है अवस्था से होता है। उसके बाद है भौतिक संस्कृत में तीव्रता से परिवर्तन होता रहता है, जबकि अभौतिक जो परिवर्तन संस्कृत है इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है। उसके बाद जो अगला अंतर है कि भौतिक संस्कृत का प्रसार जो है तीव्रता से होता है, जबकि तीव्रता से इसे जो है ग्रहण करने हेतु आवश्यकता जो है नहीं होती, जबकि अभौतिक संस्कृत का प्रसार बहुत जो है धीमी गति से होता है। उसके बाद है भौतिक संस्कृत जो है आविष्कारों से संबंधित है, जबकि अभौतिक जो कल्चर है आध्यात्मिकता से संबंधित है। अगला भी इसमें अंतर है कि भौतिक संस्कृत का कितना जो है विकास होगा या निश्चित जो है या निश्चित है, लेकिन अभौतिक जो कल्चर है ये जो है संस्कृत ही जो है करती है। उसके बाद है भौतिक संस्कृत जो है मानव के द्वारा निर्मित वस्तुओं का योग है, जबकि अभौतिक जो संस्कृत है यह रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, मूल्य, नियम और उपनियमों का क्या है, योग है ये। उसके बाद है भौतिक जो संस्कृत है मूर्त होती है, जबकि अभौतिक जो संस्कृत होती है जो है अमूर्त होती है। फिर इसमें और भी अंतर है, भौतिक संस्कृत मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित होने के कारण एक साधन है, जबकि अभौतिक जो कल्चर है ये व्यक्ति को जीवन यापन करने का तरीका जो है बतलाती है कि आपका जीवन आप कैसे यापन करें। उसके भी बाद जो अगला अंतर है, भौतिक संस्कृत का मापदंड उपयोगिता पर आधारित है, जबकि अभौतिक जो कल्चर है हमारी आंतरिक जो भावनाएं हैं उससे संबंधित होता है। अब इसमें बच्चों लास्ट में जो क्वेश्चन है कि समुदाय क्या है, इसको समझ लीजिए। समुदाय क्या है? एक समाज जिसका निवास एक निश्चित भूभाग पर होता है समुदाय कहलाता है। मैकरम पेज लिखते हैं कि जिन किसी स्थान पर एक छोटे अथवा बड़े समूह के सदस्य एक स्थान पर रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर के अपने जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं तो उस समूह को हम भैया समुदाय कहते हैं। बोगार्ट्स महोदय लिखते हैं कि समुदाय एक जो है सामाजिक समूह होता है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना है और एक निश्चित भू स्थान पर रहते हैं, निश्चित एक भाग पर रहते हैं, इसी को हम जो है समुदाय कहते हैं। समुदाय के बच्चों 3 तत्व होते हैं, एक होता है निश्चित भूभाग, सामुदायिक भावना और जीवन की जो है संपूर्णता। इसके 3 तत्व होते हैं। अब यहाँ से समाज और समुदाय के बीच में डिफरेंट क्या है, इसके बीच में अंतर क्या है, ये भी समझ लीजिए। तो समुदाय क्या है? मूर्त अवधारणा है, जबकि समाज क्या है? एक स्वरूप जो है अमूर्त है। अगला भी इसमें अंतर है, समुदाय जो है व्यक्तियों का समूह होता है, जबकि समाज क्या है? ये सामाजिक संबंधों का जाल होता है। उसके बाद अगला अंतर है, समुदाय का क्षेत्र जो है बच्चों सीमित होता है, जबकि समाज का क्षेत्र जो है विस्तृत होता है, मतलब बड़ा होता है। उसके बाद जो अगला अंतर है, स्थानीयता समुदाय की अनिवार्य आवश्यकता है, समाज के लिए स्थानीयता की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अगला भी अंतर है कि समुदाय का आधार जो है सामुदायिक भावना होती है, जबकि तर्क और बुद्धि पर आधारित होती है। ठीक है, समुदाय क्या है? सामुदायिक भावना होती है, जबकि संस्था जो कि कह सकते हो इसमें संस्था होती है। जबकि समुदाय क्या है बच्चों? समुदाय क्या है? समुदाय का आधार जो है सामुदायिक भावना होती है, जबकि समाज क्या है? ये तर्क और जो है बुद्धि पर आधारित होता है। समुदाय जो होता है ये सामान्य जीवन असमानता पर आधारित है, जबकि समाज क्या है? ये समानताओं पर आधारित है, विभिन्न दोनों इसमें पाई जाती है भिन्नताएं। फिर है अगला अंतर है कि समुदाय का विशिष्ट जो है नाम होता है बच्चों, जबकि समाज का कोई जो है विशिष्ट नाम नहीं होता है। लास्ट में फिर इसका अंतर है कि सहयोग जो है समुदाय की अनिवार्य आवश्यकता होती है,
लेकिन समाज में सहयोग की प्रधानता के साथ ही संघर्ष भी पाया जाता है। तो ये थे बच्चों के बीच में अंतर जो कि मैंने आपको कराए हैं। इतनी ही क्लास आपको देख के जाना है, यही से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका फंसेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक दे दूंगा इसकी चैप्टर्स क्लासों का, और जो एक मैंने मॉडल पेपर सॉल्व किया, आप चाहे तो उनको भी जो है वॉच कर सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।